cell fractionation or cell lysis, the important thing to observe or to is the handling of or the preservation of the target protein, because cell lysis disturbs cell membrane cellular organelles, resulting in the proteolytic activity that can reduce protein yield and function. So, to prevent degradation of extracted proteins and maintain their activity, few inhibitors are added. Inhibitors like proteases and phosphatase inhibitors are frequently added to lysis reagents. प्रोटीएज इनहिबिटर्स फंक्शन, अच्छा इनका फंक्शन किस तरह से होता है कि ये प्रोटीएज एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। ये इनहिबिटर्स प्रोटीएज वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, सिंपल नाम से ही जाहिर है। तो इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं उनके साथ प्रोटीएज इनहिबिटर्स अटैच हो जाते हैं या वो उसको कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो एक्टिव साइट्स फंक्शन ना करें, प्रोटीन की लाइसिस या डिग्रेडेशन ना हो। ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्रोटीलिटिक मैकेनिज्म्स, नो सिंगल कंपाउंड कैन इफेक्टिवली इनहिबिट ऑल प्रोटीएजेस। तो कहते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं वहाँ लाइसेट मिक्सचर में, तो इसलिए मल्टीपल टाइप के कॉकटेल ऑफ सेवरल डिफरेंट इनहिबिटर कंपाउंड्स इज नीडेड टू इंश्योर दैट प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स डोंट डिग्रेड बिफोर डाउनस्ट्रीम एनालिसिस। तो इसलिए मल्टीपल टाइप के इनहिबिटर्स ऐड किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की प्रोटीन डिग्रेडेशन को रोका जा सके। टिपिकल कॉकटेल्स इंक्लूड स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स ऑफ serine, cysteine and aspartic acid proteases, as well as aminopeptidases and metalloproteases. सीराइन एंड सिस्टीन आपको पता है कि ये दो अमाइनो एसिड के नाम हैं। किसी भी प्रोटीन में मल्टीपल टाइप के अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, सेम इज एस्पार्टिक एसिड। तो इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो भी एंजाइम रिएक्ट कर सकता हो उनसे रिलेटेड तमाम इनहिबिटर्स ऐड किए जाते हैं उस सोल्यूशन या मिक्सचर में, लाइजेट मिक्सचर में। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स इन वाटर, बिकॉज प्रोटीन्स यूजुअली कैरी charge due to hydrophilic amino acids and terminal amino and acid groups. They can be soluble in water because they have hydrophilic amino acids on their surfaces. They attract water molecules and interact with them, making the protein soluble in water. And the solubility of proteins is a function of the ionic strength and pH of the solution. कुछ pH पे प्रोटीन की solubility कम होती है और डिफरेंट pH पे कदरे बेहतर हो जाती है solubility। ये फैक्ट्स भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स का स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप्स एंड द चार्जेस आर बैलेंस्ड ऑन these proteins. Next is the cleaning up of the protein sample. प्रोटीन सैम्पल्स को प्रिजर्वेशन के बाद उनको डिफरेंट बफर्स में ऐड करके, डिज़ोल्व करके, सोलबलाइज करके उनको क्लीन अप किया जाता है फाइनली। एंड द मेन प्रोसेस इज द डायलिसिस। डायलिसिस आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि एक स्कॉच टेप की तरह से रोल होता है और वो रोल को जब खोलते जाते हैं तो उसके अंदर से इस तरह से ये एक शीट सी निकलती है। शीट को जब आप उसको अनरैप सा करते हैं तो उसके अंदर आप सोल्यूशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। उस सोल्यूशन को फिल करके उसको साइड से लॉक कर दें ताकि सोल्यूशन बाहर ना निकले और उसको बफर सोल्यूशन में ऐड किया जा सकता है। और हर डायलिसिस मेम्ब्रेन का एक पोर साइज होता है, मेम्ब्रेन का पोर साइज होता है जिससे बड़े पार्टिकल्स को वो अंदर रोक लेती है और छोटे पार्टिकल्स बफर सॉल्यूशन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द
द एनिमेशन डायलिसिस मेम्ब्रेन बैग दिखाया गया है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इनसाइड है और बफर इज आउटसाइड एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. Only the limited or the analyte is now inside the dialysis bag, the red balls dots. So this solution it can be taken out and then it can be used further for analysis after slight purification if required. So dialysis is a classical separation technique that removes small molecules and unwanted compounds from protein in solution by way of selective diffusion through a semi-permeable membrane. Sample and a buffer solution are placed on opposite sides of a membrane. Proteins that are larger than the membrane pores are retained on the sample side of the membrane, but smaller molecules or contaminants diffuse freely through the membrane until an equilibrium concentration is achieved. I hope this phenomena is clear to you, and this is very easy approach. The only thing is you need to clearly pick the डायलिसिस मेम्ब्रेन कि आपको कौन से पोर साइज की मेम्ब्रेन चाहिए होगी अपनी प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, और वो कौन सी प्रोटीन है, उसका साइज़ क्या है, आपको उसका कंप्लीट आइडिया और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज थ्रू प्रेसिपिटेशन. जैसा कि पिछली बार भी हमने जिक्र किया था, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करके भी प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है, प्योरीफाई किया जा सकता है. At low concentrations, presence of salt stabilizes various charge groups on a protein molecule. लो सॉल्ट कंसनट्रेशंस में स्टेबलाइज रहते हैं प्रोटीन मोलिक्यूल के चार्ज ग्रुप्स, और इस वजह से पानी में स्टेबिलिटी इसकी या सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. ये तो प्रोसेस है सॉल्टिंग इन. सॉल्टिंग आउट, ज़्यादा सॉल्ट ऐड करके प्रोटीन को पानी से निकालना है, इसका ये मतलब है. एज यू इंक्रीज द आयनिक स्ट्रेंथ बाय एडिंग सॉल्ट, देयर इज लेस एंड लेस वाटर अवेलेबल फॉर द प्रोटीन टू डिसॉल्व एंड प्रोटीन्स विल precipitate out. And the salt which is commonly used is ammonium sulfate because it is unusually soluble in cold buffers. Because protein or biological samples are handled in cold buffers, not at warm conditions. In research laboratories, as a first step in protein purification, because it provides some crude purification of proteins, separating non-proteins and some unwanted proteins out, and it yields a precipitated protein slurry that is usually very stable. That's why it is used. Similarly, other salts such as sodium sulfate is used, and one of the organic polymer polyethylene glycol is also used because its properties are quite similar to ammonium sulfate.